यूनेस्को ने काफ़ी अरसे पहले एक बात की पेशेनगोई की थी कि एक ऐसा सुनामी आने वाला है जो बॉक्सिंग डे 2004 के सुनामी से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन आधी आबादी इसमें तबाह और बर्बाद हो जाएगी। असल में बॉक्सिंग डे सुनामी है क्या, इस सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है। 26 दिसंबर 2004 को जनूबी एशिया में आने वाले सुनामी ने एक बहुत बड़ी तबाही फैलाई थी। तकरीबन 2,30,000 लोगों की अमवात हुई थी और कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई थी। समंदरी जहाज़ रोडों पे नज़र आ रहे थे और एक इतनी बड़ी तबाही से जो नुकसान हुए थे उसे आज तक पूरा किया जा रहा है। ये सुनामी आई कैसे? बेसिकली ये इंडोनेशिया में आई थी और इंडोनेशिया से 8,300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद इसने कई जगहों पर कई ममालिक में तबाही मचाई, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है और उसमें अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ भी शामिल। अब सुनामी बनता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि सुनामी बनने के पीछे चीज़ें क्या? क्या आप सुनामी को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप सुनामी को डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप अर्थक्वेक को डिटेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि कुछ जानवरों को पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। उन्हें ये इस बात का कैसे पता लगता है? हमने कई जगह पे ऐसे देखा कि अर्थक्वेक से पहले कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस देखी जिसमें कुछ जानवर गैर मामूली किस्म का बिहेवियर कर रहे थे, या कीड़े मकोड़े अपनी ज़मीन से निकलना शुरू हो जाते हैं, बिल से निकलना शुरू हो जाते हैं, या परिंदे एक अपोजिट डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर देते हैं। असल में अर्थक्वेक को सबसे पहले समझते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आता है। ज़मीन की 3 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं ज़मीन की, जिसमें 2 लेयर्स के अंदर एक लेयर ऐसी है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें ज़र्रात होते हैं। जब अर्थक्वेक आने लगता है तो ये पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, जिसे पी पार्टिकल्स कहते हैं, या इसे पी मूवमेंट कहा जाता है। ये प्राइमरी मूवमेंट्स होती हैं। इन प्राइमरी मूवमेंट्स की वजह से ऊपरी लहर में एक वेव पैदा होती है जिसे एस वेव कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से पैदा होती है। और इन दोनों वेव्स के मिलने से फिर आपके कोर के ऊपर, यानी कि आपकी सतह के ऊपर जो है, एक मूवमेंट पैदा होती है। ये मूवमेंट पैदा होने से पहले जो प्राइमरी वेव्स होती है वहाँ से कुछ एक वेव्स खारिज होती हैं। इन वेव्स को जानवर बहुत आराम से महसूस कर सकते हैं, या ये कह लें कि उस मूवमेंट को जानवर बहुत तेज़ी से, उनकी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इसी वजह से जानवरों को बहुत ज़्यादा जल्दी पता लग जाता है। लेकिन इंसान इतनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी आज तक इस जगह पे नहीं पहुंच सका कि अर्थक्वेक कहाँ, कब और कैसे आएगा। ये तो थी अर्थक्वेक की बात। अब सुनामी कैसे जन्म लेता है? समंदर की सतह के अंदर जब ये अर्थक्वेक बनते हैं तो फिर वो पानी को मूव करना शुरू कर, जैसे हमने बताया कि एस वेव बनती है, और एस वेव्स के बनने से क्या होता है कि वो पानी के ऊपर भी वेव्स को कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कुलेशन बनती है। और हमने देखा कि जब भी सुनामी आता है तो सबकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि सतह समंदर यानी कि शोलिंग जो लाइन होती है वहाँ से पानी वापस पीछे की तरफ सरकना शुरू करता है। साइलेज समंदर से पानी बहुत पीछे की तरफ जाना शुरू करता है, और जब पानी बहुत पीछे की तरफ जाना शुरू करता है तो फिर ये बहुत रफ्तार के साथ आगे आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये ज़लज़ला आने की सूरत में बहुत रफ्तार के साथ एकदम आता है, नहीं। पानी में जब ज़लज़ला आता है तो ये वेव्स बनाता है, और ये वेव्स बहुत एक ही लाइन में, एक ही स्पीड में आगे की तरफ आ रही होती हैं। और जब ये आगे की तरफ आना शुरू करती हैं और जब ये आपके साहिल से बहुत ज़्यादा करीब आती है तो फिर बनता है सुनामी। फिर कैसे बनता है सुनामी? कि जब उनकी रफ्तार बिल्कुल कम हो जाती है और पानी बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है, और नीचे जाने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ उठता है, जिसे सी शोलिंग कहा जाता है। यहाँ सी शोलिंग क्या होती है कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और फिर वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ आता है और फिर आनन फानन हर तरफ तबाही फैला देता है। हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया की और दूसरी ममालिक की, जहां हमने हर साल कई ज़लज़ले और कई तबाहियां देखी, कई सुनामीज़ देखे। हाल ही में होने वाले तुर्की के ज़लज़ले में भी कई तबाहियां हुई। लेकिन ये तबाही से हमने आज तक क्या सीखा है? मैं बात करता हूँ सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के कराची की, जो सतह समंदर से बिल्कुल ही ज़्यादा करीब है। मुझे आज भी याद है जब हमारे बचपन में हमें टीचर कहा करते थे कि कराची एक प्याला है और उसके चारों तरफ समंदर है। अगर कभी समंदर में सुनामी आता है तो ये पूरा कराची बहुत आराम से डूब जाएगा। आप रिज्यूम कर सकते हैं कि प्याले के ऊपर अगर इस तरीके से पानी है और वो प्याला खाली हो तो वहाँ कितनी तबाही हो सकती है। सोचने की और समझने की बात है। लेकिन क्या हमारे समंदर के अंदर सुनामी आ सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कराची अगर फॉल्ट लाइन पे मौजूद है, जब कराची का कुछ हिस्सा फॉल्ट लाइन पे मौजूद है, तो क्या किसी वक्त भी कराची में
ज़लज़ला या सुनामी आ सकता है। हमने कई दफ़ा देखा कि कराची के बहुत करीब से समुद्री तूफ़ान तो गुजरते हैं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये समुद्री तूफ़ान कभी भी कराची की तरफ नहीं आते, बल्कि या तो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, या तो बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं, या गुजरात की तरफ चले जाते हैं, या तो फिर ईरान या फिर दूसरे कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इससे कब तक बचा जा सकता है? हमारी इमारतें, हमारी जो इमारतों का स्ट्रक्चर आज के दौर में जो एक आग भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या पानी का इतना तेज़ प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है जिसमें 600 की रफ्तार से 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक पानी की लहर आए और उसकी ऊंचाई 3 से 4 बिल्डिंगां ऊंची हो? तो क्या हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर, ये जो हमने नालों पर, ये जो हमने आम जगहों पर हमने कच्ची आबादियाँ और सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? या वो घर जो समंदर के सबसे ज़्यादा करीब हैं, वहाँ कितनी तबाही हो सकती है?